हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमारी कोशिश रहती है कि खबरों को सही पर्सपेक्टिव में समझा जाए। जहां से खबर है वहां से किस तरह से उसे समझा जा रहा है, ये समझने की कोशिश की जाए। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में कुछ सीमा के कुछ मामलात पर इख्तलाफ हुआ है। नेपाल ने अपना एक नया नक्शा पास किया है अपनी पार्लियामेंट में, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरी को अपने मुल्क का हिस्सा बताया है, जबकि वो इस वक्त भारत के हाथ में है। उसके अलावा उसके बाद में वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भारत चाहता है कि उनकी सरकार गिर जाए, वो सरकार से बाहर हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं काठमांडू से अरमान हाशमी साहब। आप समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्टूडेंट हैं। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के सिलसिले में वो पढ़ाई कर रहे हैं। वेलकम है अरमान हाशमी साहब मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि केपी शर्मा ओली जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत चाहता है कि उनकी सरकार गिर जाए, इस इल्जाम में कितनी सच्चाई हो सकती है और वहां के लोग इस इल्जाम को कितना सीरियसली ले रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विषय के ऊपर अपने बात उठाया है, तो वो हकीकत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी केपी ओली ने ये कहा है कि हमारी सरकार गिराने के लिए और मुझे सत्ता से हटाने के लिए भारत से प्रयास हो रहा है। उसके लिए विभिन्न नेपाल में मीटिंग चल रहा है और गतिविधि बढ़ गया है। तो असल अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, थोड़ी सी अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, तो नेपाल और भारत का संबंध शुरू से बहुत बेहतर रहा है और ये खुला बॉर्डर है और हम लोगों का बहुत सारी चीज़ मिलता है। हमारा यानी धार्मिक, रहन सहन, खान पीन, बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो शुरू से ही भारत और नेपाल का संबंध अच्छा रहा है। भारत से भी काफ़ी लोग यहाँ पे नेपाल में आते हैं दर्शन के लिए, जैसे यहाँ पशुपतिनाथ है और दीगर अपने आस्था के हिसाब से लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे ही नेपाल से काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे धाम करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए। तो इस तरह देखेंगे एक बेहतर संबंध रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ भारत का बहुत ही प्रत्यक्ष असर रहा है नेपाल के राजनीति के ऊपर। अगर नेपाल में किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है, तो उसको सेटल करने के लिए भारत ही जाना पड़ता है, तब जाके वो आपका सेटल होता है। और भी चीज़ें देखिए, इससे यानी आपको ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से बार-बार नेपाल को अलग ही तरह से देखने का काम किया जा सकता है। जिसे हम कहेंगे उसे अपने गतिविधि के ज़रिए से यानी नेपालियों को परेशानी झेलना पड़ता है। वो चीज़ें आप देख सकते हैं इन दशकों में। मैं आपको थोड़ी-सी और हिस्ट्री में ले जाऊँ आपको, तो अगर आप देखेंगे जब पहली बार उधर भारत बना, यानी जब आज़ादी मिली भारत को, तो उसके बाद 1950 में जब वहाँ के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो नेपाल में भी यहाँ पे भी परिवर्तन आया। तो उसमें उस वक़्त हमारे प्रधानमंत्री बने मातृका प्रसाद कोइराला। तो भारत की तरफ से एक ड्राफ्ट आया, पत्र आया कुछ समझौता करने के लिए। तो उसमें से जो सबसे अहम मैं बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो 2 ये है, एक तो उधर से प्रस्ताव ये आया जो नेपाल का जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी विदेशी नीति और सेना और सुरक्षा की व्यवस्थापन, वो भारत देखेगा, यानी दीगर समझौता के अलावा। तो उस वक़्त ये जब प्रस्ताव आया है, तो नहीं माना गया, यानी किसी तरह से ये टल गया। फिर उसी तरह 2000 विक्रम संवत 2045 में जब यहाँ पे मोनार्की था, किंग वीरेंद्र, तो उस दौरान भी ये चीज़ें प्रस्ताव आया। आने के बाद यानी नहीं माना गया, उसका भी यानी विरोध हुआ और जो संविधान में लिखा गया, तो संविधान की धारा में इस तरह उल्लेख किया गया है कि किसी भी हालत में देश की अखंडता, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता पे आँच नहीं आना चाहिए और अगर बहुमत में भी चला जाता है,
तो उस वक्त भी यानी इसमें चेंजिंग नहीं आ सकता है। तो जब इधर नेपाल से जब यानी किंग वीरेंद्र ने इनकार वो कर दिए कि हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद ही फिर यहाँ नेपाल में आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन हुआ शुरू, और फिर आपको 2000 विक्रम संवत 2047 47 साल में, यानी 47 में फिर नया संविधान लिखा गया। तो फिर उस तरह से बात आया, लेकिन बस 5 साल ही गुजरे थे, तो फिर 5 साल के अंदर फिर दूसरा विद्रोह शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं माओवादी, मोविस्ट, यहाँ नेपाल में। तो वो भी यानी 10 साल तक आपका युद्ध चला, आपका गृह युद्ध चला, सिविल वार चला। फिर आपको आप देखेंगे राज परिवार का हत्या इसमें हुआ विक्रम संवत 2058 साल में, जेठ 19 गते। और उसके बाद फिर लगातार चलता रहा। फिर 2062 और विक्रम संवत 2062 और 63 में फिर नया संविधान बना, जिसे अंतरिम संविधान कहा गया। तो फिर उसमें भी एक धारा फिर रखा गया, यानी पहले वाला ही धारा को कंटिन्यू किया गया कि यानी देश पे किसी किस्म के अगर आँच आने वाली कोई भी चीज़ है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो इन चीज़ों का जो नेपाल के जो विज्ञ हैं इन चीज़ों को आकलन करते हैं। इसमें भारत का अपना स्वार्थ है, जिस स्वार्थ की वजह से कहीं न कहीं नेपाल के राजनीति को मुतासिर करता आ रहा है, और जो नेपाल में उथल-पुथल आता है, कहीं न कहीं यानी भारत उसके ज़िम्मेवार है, यहाँ के लोगों का मानना है। जी। तो अभी अभी क्या लगता है कि अभी सरकार के गिराने के लिए भारत किस तरह की कोशिश, यानी कौन सी वो वहां पर पार्टियां हैं, कौन से वो लीडर हैं? क्या कुछ लीडर्स को वहां प्रो इंडियन लीडर समझा जाता है? क्या वो इंडिया के इशारों पर काम करते हैं? किस तरह से लोग वहां पे, आम परसेप्शन क्या है भारत का? यहाँ का जो लोगों का परसेप्शन ये है, हमारे बहुत सारे जो नेता हैं यानी भारत ने खरीद लिया है, या भारत अपने कंट्रोल में रख के चलाता है, इस तरह लोगों का मानना है। उसमें यानी बड़े-बड़े नेताओं का नाम हमेशा आता रहा है, और कुछ भी होता है तो दिल्ली का वो यात्रा करते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो मामला यानी सॉल्व होता है। तो इस एतबार से ये चीज़ें लोग कहते आ रहे हैं कि भारत हमेशा नेपाल के जो बड़े नेता हैं अपने अधीन में रखा है। जी। तो अभी 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 क्या लगता है हमें? तो हम ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि कोरोना को वो ठीक से हैंडल नहीं कर सके, अपनी वो नाकामियां छुपाने के लिए भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं। प्रचंड जैसे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनकी मुखालफत की है, खुद पार्टी के अंदर से उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। तो क्या ये अभी इस वक्त क्या वाकई वो सही बोल रहे हैं, या वो नाकामियां जो अपनी हैं उन्हें छुपाने के लिए इस टाइम कर रहे हैं? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी। ये बात सही है, आपने जो कहा है। इस बात को भी समझ लिया जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ जो चीज़ें आपने सुना है कि ये कोरोना महासंकट में जो नेपाल सरकार है, जो अभी वर्तमान जो सरकार है, इसको हैंडल करने में सफल नहीं रहा है। उसमें बहुत सारी कोताही हुई है, उसके लेके इसका यानी भरपूर विरोध हो रहा है। लेकिन जो इंडियन मीडिया में आ रहा है कि जो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत का विरोध करने की वजह से नेपाल के लोग उनका विरोध कर रहे हैं या इस्तीफा माँग रहे हैं, ये चीज़ें गलत है, जो इंडियन मीडिया में आ रहा है। हकीकत ये है कि नेपाल में ये कोरोना महामारी को लेके काफ़ी यानी दिक्कतें हो रही है। क्वारंटाइन को लेके, जैसे उधर से बहुत सारे हमारे नेपाली भारत से नेपाल आ रहे थे, वापस हो रहे थे, तो बॉर्डर पे घेर दिया गया। ये बताया गया है कि भारत और नेपाल का समझौता ये हुआ है कि जो हमारे नेपाली नागरिक हैं, भारत सरकार देखेगा, जो भारतीय नागरिक नेपाल में है, वो नेपाल व्यवस्थापन करेगा। लेकिन इसका यानी यानी उल्टा असर देखा गया। उधर जैसे हम लोग जानते हैं इंडिया खुद अपने यानी लोगों को लेके परेशान है। वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो दीगर मुल्क के लोगों को क्या कंट्रोल करेगा? तो इस तरह से जो नज़र आया, तो काफ़ी इन परेशानियों का दिक्कत हुआ। तो वो एक प्रेशर बना कि नेपाल सरकार को अपने जनता को केयर करना चाहिए, देखना चाहिए, इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। और जो क्वारंटाइन का व्यवस्थापन यहाँ पे किया गया है, तो उसका सही व्यवस्थापन नहीं है।
आपके वहाँ काफी लोग यानी संक्रमित हो रहे हैं, खाने पीने का, सोने का, ये कुछ अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो ये एक चीज बन रहा है। दूसरी बात, नेपाल सरकार ने ये कहा कि ये कोरोना व्यवस्थापन के लिए हम लोगों ने 10 अरब खर्चा किया है। तो लोगों ने सवाल पूछा कि आप 10 अरब कहाँ खर्च किए हैं? आप कुछ भी कंट्रोल नहीं देख पा रहे हैं। तो इन चीजों को लेके खास करके कि नेपाल में पीसीआर टेस्ट होना चाहिए, इसके डिमांड के लिए, और जो सरकार की नाकामी है उस चीज को लेके यहाँ के लोगों ने विरोध किया है। ना कि जो भारत की तरफ से, भारत की मीडिया जो आ रहा है कि सीमा को लेके, उसको यहाँ नेपाल के सारे लोग एक मत हैं कि जो सीमा का जो जो वो नेपाल का हिस्सा है और नेपाल को मिलना चाहिए, और वो एक विवादित हिस्सा था और नेपाल ने उसको कहा था कि बैठ के छलफल करके ही आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इधर कोरोना फैला हुआ है और उधर भारत से ऐलान ये हो रहा है कि वहाँ रोड का उद्घाटन किया जा रहा है। तो उस चीज को लेके यहाँ काफी खलबली मची, लोगों ने विरोध किया। तो उस चीज को लेकर यहाँ नेपाल में एक मत है, उसमें कोई दो मत नहीं है, सारे पार्टी एक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, केपी शर्मा ओली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो काफी हद तक चीन की तरफ उनका झुकाव है, और इस वक्त भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ है, फौजी आमने सामने हैं, उसके साथ साथ नेपाल ने अपना ये नक्शे का सिलसिला शुरू किया है। तो क्या ये चीन से इन्फ्लुएंस होकर के या उधर से किसी इशारे के नतीजे में ये टाइमिंग चुना गया है इस नए नक्शे का, या इसकी कोई पहले से तैयारी थी, क्या था? देखिए मैं बताऊं, एक एक माइंड सेट हो चुका है कि यानी भारत नेपाल को लेके काफी गंभीर है और किसी न किसी तरह से यानी परेशान करना चाहता है, और चीन आपका सहयोगी है। तो ये अपने आप में गलत बात है। चीन का यानी जिस तरह से लोगों की बात आती है कि वो नेपाल को सहयोग करता है या उसका हस्तक्षेप है, इसी कोई ज्यादा हकीकत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजों में देखा गया है, अगर उधर जब आपका 135 दिन का आंदोलन हुआ था, यानी मधेश बंद हुआ था, जो भारत तरफ से ब्लॉकेज हुआ था, जो भारत ने इनकार किया कि हमने ब्लॉकेज नहीं किया है, आपके लोगों ने किया है। तो चीन ने कहा था हम सहायता करेंगे, तेल देंगे। तो जिस तरह से उसने कहा था उस तरह सहायता किया भी नहीं। तो बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे तो चीन की तरफ से सपोर्ट नहीं है, जिस तरह लोगों का मानना है, और उस तरह यानी असर भी नहीं है। अब रहा कि चीन का मामला क्या है, तो एक ये है कि 2015 में जब भारत और चीन दोनों मिलके वहां लिपू लेक में या काला पानी में जब रोड बना रहे थे, जो यानी चीन को मालूम है कि वो नेपाल का हिस्सा है, उसके बीच में भी ट्रीटी हुआ था चाइना और नेपाल नेपाल के बीच में, लेकिन उस चीज को वो केयर नहीं किया, और आपको नेपाल के पूछे बगैर वो भारत से समझौता कर रहा है। तो इससे आप जिसको लेके 2015 में नेपाल में विरोध हुआ है, भारत का और चाइना का दोनों का विरोध हुआ है भारत जी। और चीन ने नेपाल की जगह के बारे में कोई समझौता किया है? आप जरा दोबारा ठीक से बता दें। जी, वही जो ओलंपिया धुरे धुरे में है, जो सीमाना बनाया गया है, तो उस सीमाना के बारे में यानी चीन को भी खबर दिया गया है, और इस तरह से ट्रीटी हुआ है कि आपका पार्ट है। तो वो जानने के बावजूद भी वो भारत से कैसे अकेले कर सकता है? तो इस पे यानी सवाल किया गया और इसका विरोध किया गया काठमांडू 2015 में। अच्छा, तो अभी अभी क्या सूरत हाल है? जो 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन जो नया आया था, उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि भारत ने उसमें कुछ सजेशन दिए थे या मुखालफत की थी। क्या ये इस बात सही है कि भारत नेपाल से चाहता था कि वो हिंदू राष्ट्र ही रहे, ना कि सेकुलर राष्ट्र बने? चूंकि यहाँ जो लोग हुकूमत में हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थक हैं। क्या ऐसी कोई बात आपने कभी सुनी है काठमांडू में? क्या भारत की तरफ से ऐसा कोई दबाव था मोदी सरकार की तरफ से कि नेपाल हिंदू राष्ट्र ही रहे? जी, इस तरह से अगर कहा जाए ज्यादा फॉर्मलिस्ट बातें नहीं आई हैं, लेकिन लोगों का जो अब सुनी सुनाई बात है, एक तो कि जब ये हुआ और मधेश में आंदोलन हुआ, तो उस वक्त ये बातें आई कि जो मधेश का मसला है उसको सॉल्व किया जाए, और यानी इसी तरह की बातें उस वक्त भी आई। और रहा सेकुलर यानी ये कंट्री बनाने के बजाय इसे एक हिंदू राष्ट्र ही रहने दिया जाए, तो ये भी यानी भारत के जो हिंदू संगठन है उसके तरफ से ये बातें यानी सुनने में आया। बहुत सारे जो सामाजिक संजाल वगैरह हुआ, कभी कभार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पे इस तरह की चीजें आई है।
तो अभी आप क्या देख रहे हैं, भारत और नेपाल के ताल्लुकात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? क्या आपका अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी सोच क्या है? या वहां पर हुकूमत के अंदर, या जो वहां की इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पत्रकार हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या महसूस करते हैं? भारत की तरफ से क्या होना चाहिए जिस पर ताल्लुकात बेहतर हो सके, और नेपाल उसमें क्या करे? देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है लोगों के लिए कि नेपाल में किस तरह से शांति लाया जा सकता है, और अथवा भारत और नेपाल का संबंध किस तरह ठीक किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत मुश्किल शब्द बन चुका है, क्योंकि नेपाल को एक बफर कंट्री माना जाता है। ये दो बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के बीच में है, तो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन यानी करने का जगह माना जाता है। लेकिन तीसरा एक मुल्क है, जिसका नज़र है और उसका भी यहाँ पे गतिविधि शुरू है, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो उसका भी अपना एक स्वार्थ है, जिस तरह भारत का स्वार्थ अपना है, अपना सीमा को लेके, अपने देश की रक्षा को लेके, उस तरह चाइना का अपना है। तो आपको अमेरिका का भी अपना है कि हमेशा मैं एक सुपर पावर बना रहूं, तो उसके लिए एक बेहतर जगह क्या हो सकता है। तो लोगों का मानना ये है कि नेपाल एक बेहतर जगह हो सकता है कि दो जो बढ़ते हुए शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उन पे निगरानी किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और इस बात से भी हम लोग बहुत काफ़ी यहाँ पे हम लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, जो एक एमसीसी, एक प्रोजेक्ट जो अमेरिका की जानिब से आने वाली है, या उस पे बहस चल रहा है। तो ये आने के बाद काफ़ी नेपाल में कहा जाए अस्थिर हो जाएगा, यानी काफ़ी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान बन जाए, जैसे रूस और अमेरिका की लड़ाई में अफगानिस्तान पैदा हुआ, तो कहीं आपका ये चीन, भारत और अमेरिका के लड़ाई में कहीं नेपाल अफगानिस्तान ना बन जाए। इस बात को लेके लोग बहुत चिंतित हैं यहाँ। तो क्या अमेरिका की तरफ से नेपाल के लोग चिंतित हैं? क्या नेपाल में अमेरिका कुछ सामाजिक कार्यों में अपने आप को लोगों के नजदीक लाने की कोशिश करता है? क्या तरीका है अमेरिका का नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, हम भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। चीन भारत से बार बार कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा मत करो। अमेरिका जिस देश में भी जाता है दोस्त के तौर पर, उसे तबाह करता है। बहुत ही हिस्ट्री बहुत साफ सुथरी है, साफ सुथरी यानी साफ तौर पर समझी जा सकती है। तो नेपाल में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ समझदार लोगों में चिंता है? देखिए, एक तो अमेरिकन जो नीति है और काम करने का तरीका बहुत खुफिया अंदाज में करता है। अगर आप देखेंगे, एक छोटा देश है हमारा, उसमें बड़ा-बड़ा 2 एम्बेसी खोल के रखा है यहाँ पे। एक नारायण हीटी के सामने है और दूसरा महाराजगंज में है। तो इतना बड़ा, यानी क्या काम करने के लिए इतना बड़ा-बड़ा, यानी आपका यानी एम्बेसी वो खोल के रखना। काठमांडू में एम्बेसी और दूसरी जगह पर कॉन्सुलेट। नहीं, दोनों है, दोनों एक ही काठमांडू में ही है, तो एक को कंसुलेट कर अच्छा, लिया, वो भी बड़ा ये अच्छा। फर्क है। अब यानी दो बड़े बड़े प्रेमिसेस हैं जो जी, एम्बेसी के दो। हाँ, अच्छा, काठमांडू के अंदर ही हैं दोनों। जी, जी। एक तो जी। आपका नारायण हीटी के सामने है, जहाँ हाँ, यानी राजा का रॉयल पैलेस था, उसी के जस्ट अपोजिट में है। और हाँ, दूसरा आपका 3-4 किलोमीटर बाद आपका है, यानी और उधर नॉर्थ साइड में। जी, जी, लेकिन जी। दोनों मेन सिटी पे ही है। तो यानी हाँ, वो खोलने का मकसद क्या है? उसके अलावा वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाता है, और बहुत सारे जो हमारे काफ़ी जो काबिल बच्चे होते हैं, उनको ले जाता है। अपना वहाँ काउंसिल, यूथ काउंसिल बनाया है, तो उनका रेगुलर मीटिंग होता है, उनको ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिका ले जाता है। तो ये सब चीज़ें दर्शा रहा है कि अपना उसका स्वार्थ है, और वो जो ताउन सहयोग करने की बात कर रहा है एमसीसी को लेके, तो वो भी एक देखा जाए कहीं न कहीं हमारे जो सॉवरेनिटी है उस पे अटैक हो रहा है। उस सॉवरेनिटी एमसीसी क्या उस है? एमसीसी क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। एमसीसी आपका ये जी, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रोजेक्ट हैं जो नेपाल में चलाए जा रहे हैं? नहीं, अभी ये इस पे बहस चल रहा है। अच्छा, अच्छा। वो ये वो उसको वो उसके कुछ प्रोजेक्ट लाना चाहता है। लाएगा, सेना लाएगा, अपना इंजीनियर लाएगा, सब कुछ यहाँ सेटअप करेगा। यानी इस तरह का वो, यानी अपना योजना पेश किया है। हाँ, मतलब उसमें उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनने हैं, क्या चीज बनाना चाहते हैं? वो 2 प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है। रोडवेज में रोड बनाएगा, और दूसरा आपका बिजली का जो है ना तार वगैरह डालेगा हाइड्रो पावर अच्छा, में। ये 2 प्रोजेक्ट में काम करने का वो है उसका।
तो उसके यानी टर्म एंड कंडीशन के साथ में वो यानी शर्तों के साथ में वो देना चाहता है, जिसमें यानी वो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे वो नेपाल उसमें हिसाब किताब नहीं ले सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जब अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी अमेरिका में एक कानून है, कल जाके वो कानून बदलेगा तो डायरेक्ट लागू हो सकता है वो सिस्टम में, उसमें भी वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है नेपाल। और उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए भारत का भी सहमति चाहिए, जब तक भारत साइन नहीं करेगा तब तक वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा। इस तरह का समझौता वो पेश किया है। यानी वो भारत को साथ में रख करके आना चाहता है नेपाल के अंदर। जी, 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 जी। नेपाल के साथ कोई भारत और अमेरिका मिलकर के वहां कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आना चाहते हैं। नहीं, नहीं, वो बस अमेरिका यहाँ आना चाहता है क्योंकि ओपन बॉर्डर है। तो अगर भारत का सहमति नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत ही होगा, उसे ट्रैवल करने में, देखने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए अब उसका अपना एक प्लानिंग, वो बहुत खुफिया तरीके से काम करता है। वो आम लोग समझ नहीं सकते हैं। जो अमेरिकन नीति है, जो साम्राज्यवादी नीति है, जैसे आपने कहा वो जहाँ भी गया मिडल ईस्ट में गया, तबाही मचाया, वहाँ कोयला ही बना दिया जमीन को। जी जी। तो शुरू से देखा जा रहा है उसकी रणनीति। तो ये बताइए कि इस सरकार के खिलाफ जो भारत के लिए के बारे में जो इल्जाम लगाया गया है, जिसमें आपने बताया कि भारत का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या अमेरिका का भी कोई रोल है वहां की सरकार बनाने बिगाड़ने में? वो भी कहीं कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल किस्म के लोगों में असर रखता है क्या? जाहिर सी बात है, यहाँ के अब पूर्व मंत्री जितने सारे हैं, कहीं न कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो लेकिन इतनी आसानी से उन चीज़ों को समझा नहीं जा सकता है, लेकिन गतिविधि जारी है। हाँ। जी, बार-बार यानी ये चीज़ें विवाद में रहा है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब अरमान हाशमी साहब। आपने काठमांडू से मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त दिया, आपके हम शुक्रगुजार हैं। आपने भारत और नेपाल के रिश्तों के जी, जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये करना चाहता हूँ, जो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस हाँ, स्टेटमेंट के लिए के लोग काफ़ी गंभीर नहीं हुए हैं, क्योंकि हाँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो भारत का अपना प्रभाव, अपना स्वार्थ है, वो हमेशा यानी सामने आता रहा है। तो लेकिन जो ओली जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने, वाक़ईतन अब जो उनकी कमियाँ रही है, ये कोरोना को व्यवस्थापन को लेके, रोज़गार को व्यवस्थापन के लेकर, और उनके जो सरकारें मंत्री हैं, तो वो बार-बार उनके ऊपर यानी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेके ही विरोध किया गया है, और कहीं न कहीं इन चीज़ों को भी ये ओझल में ढालने के लिए राष्ट्रवाद का यानी वो सहारा लेके ये चीज़ों का उठान किया गया है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब अरमान हाशमी साहब, आपने वक्त दिया हमें। और मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों ने भी आपसे बहुत सी इंफॉर्मेशन, खास तौर पर जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी वहां बढ़ रहा है, भारत के बारे में भी ये सोचा जाता है कि उसका अपना वहां पर राजनीति में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा वहां किस तरह से इस पूरे सीमा विवाद के बारे में भी आपने बात की। बहरहाल हमारी कोशिश रहती है कि जो कुछ खबर जहां से आ रही है वहीं से हम समझें, और इसीलिए हम अपने दर्शकों तक ये सब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार, भारत के लोग भी और नेपाल के लोग भी, चूंकि हमारी भाषा तकरीबन एक जैसी है, नेपाली लोग हिंदी समझते हैं, तो वो भी इन सब चीजों को, हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं काफी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।